चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। जैसे ही ये शब्द चांद बरदाई के मुख से छूटा, वैसे ही पृथ्वीराज की धनुष से बाण छूटा और गाजना के मोहम्मद गौरी के सीने को छलनी कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो एक महान शासक, महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान प्रेमी भी थे, आज हम उन्हीं के साहस, पराक्रम और प्रेम की गाथा को जानेंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज से 855 साल पहले की दुनिया में। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में चौहान वंश के राजा सोमेश्वरा और उनकी पत्नी कपूरा देवी के यहाँ हुआ। चौहान वंश, जो चाहमाना वंश के नाम से भी जाना जाता है, की राजधानी अजमेर हुआ करती थी। इनका शासन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ पार्ट्स में हुआ करता था। पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उनके परम मित्र चांद बरदाई थे, के अनुसार पृथ्वीराज को 14 भाषाओं का ज्ञान था और वे बहुत से सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, मेडिसिन, हिस्ट्री, मिलिट्री, फिलॉसफी, थियोलॉजी और पेंटिंग में महारथी थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण भी चलाना जानते थे। ऐसा माना जाता है कि यह शिक्षा उन्हें स्वयं अश्वत्थामा, जो कि महाभारत के एक महान योद्धा थे और शब्दभेदी बाण चलाने के महारथी थे, ने दी थी। सन 1177 में पिता की एक युद्ध में मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज राजगद्दी पर बैठते हैं। कम आयु होने के कारण इनकी मां कपूरा देवी इनकी संरक्षक बन जाती हैं और शुरुआत के कुछ वर्षों तक शासन की बागडोर को संभालती हैं। सन 1180 में मात्र 14 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज शासन का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। पृथ्वीराज की कम उम्र को देखते हुए बहुत से पड़ोसी राज्य चौहान वंश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। सबसे पहला नाम आता है नागार्जुना का, जो कि पृथ्वीराज के कजिन यानी कि उनके चाचा विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे। नागार्जुना ने पृथ्वीराज के कोरोनेशन के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया और किंगडम पर अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए गुड़ापुरा फोर्ट पर कब्जा कर लिया। गुड़ापुरा को आज का हम गुरुग्राम जानते हैं। पृथ्वीराज ने इस फोर्ट का घेरा डाला और इसे जीत लिया। ये पृथ्वीराज की जीत शुरुआती मिलिट्री अचीवमेंट्स में से एक थी। नागार्जुना के विद्रोह को दबाने के बाद पृथ्वीराज पड़ोसी राज्य भादानाकास को भी डिफीट करते हैं, जो दिल्ली के लिए खतरा बने हुए थे। मदनपुर में मिले कुछ इंस्क्रिप्शंस के अनुसार पृथ्वीराज ने 1182 में पावरफुल चंदेला किंग परामर्दी को भी डिफीट किया था। इसके अलावा हिस्टोरिकल सोर्सेज में गुजरात के चालुक्य राजा भीमद्वितीय और पृथ्वीराज चौहान के बीच शांति समझौता मिलता है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों किंगडम्स का आपस में युद्ध चल रहा था। अब इन सब कन्फ्लिक्ट में जो मोस्ट पॉपुलर कन्फ्लिक्ट था वो था गढ़वाल वंश के राजा जयचंद के साथ। जयचंद, जो कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक थे, वे एक शक्तिशाली राजा थे और बाकी सभी राजाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। राजसूय यज्ञ एक वैदिक रिचुअल हुआ करता था, जिसमें एक राजा अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट यानी एम्परर डिक्लेयर करता था। कहने का मतलब है कि वो राजाओं का राजा कहलाता था। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और यहीं से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच दुश्मनी की शुरुआत होती है। इधर संयोगिता, जो कि जयचंद की पुत्री थी, वो पृथ्वीराज चौहान के बहादुरी के किस्से से काफ़ी प्रभावित हो चुकी थी और उनसे प्यार करने लगी थी। एक कहानी के अनुसार इन दोनों के बीच प्यार की शुरुआत तब होती है जब पृथ्वीराज का दरबारी पेंटर पन्ना रे कन्नौज पहुंचकर संयोगिता को अपने राजा पृथ्वीराज चौहान की पेंटिंग दिखाता है और वापस आकर अपने राजा पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता की पेंटिंग दिखाता है। तब पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता की खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं और उनसे प्यार करने लगते हैं। जब इन दोनों के प्यार के बारे में जयचंद को पता चलता है तो जयचंद संयोगिता का स्वयंवर अरेंज करते हैं और इसमें सभी छोटे बड़े राजाओं को इनवाइट करते हैं, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। बल्कि उन्हें और अपमानित करने के लिए द्वारपाल की जगह उनकी मूर्ति खड़ी कर देते हैं। जब संयोगिता को इसका पता चलता है कि स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को इन्वाइट नहीं किया गया है तो वो बहुत दुखी होती हैं और पृथ्वीराज को पत्र लिखकर कहती हैं कि वो सिर्फ उन्हीं को अपना पति मानती हैं और उन्हीं से शादी करना चाहती हैं। इस पत्र के जवाब में पृथ्वीराज भी कहते हैं कि वो स्वयंवर के दिन वहाँ मौजूद रहेंगे। स्वयंवर के दिन संयोगिता अपने हाथों में फूलों का हार लिए हुए सभी राजाओं को रिजेक्ट करते हुए द्वार की तरफ बढ़ती चलती हैं और द्वार पर लगी पृथ्वीराज की मूर्ति को जाकर हार पहना देती हैं। यहाँ पृथ्वीराज मूर्ति के पीछे पहले से ही छुपे हुए थे, जो सब देख रहे थे। वो मूर्ति से बाहर आते हैं और संयोगिता को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि संयोगिता ने मेरी मूर्ति को हार पहनाया, इसीलिए संयोगिता मेरी पत्नी हुई, और उसे लेकर घोड़े पर बैठ जाते हैं और जयचंद और सभी राजाओं को चैलेंज करते हैं कि वे उन्हें संयोगिता को वहाँ से ले जाने से रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाएं।
जयचंद गुस्से से लाल हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि पृथ्वीराज की पूरी सेना बाहर खड़ी थी। जयचंद ने मन ही मन पृथ्वीराज से बदला लेने का निश्चय कर लिया। बदले की इस कहानी को हम लोग आगे देखेंगे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज और गौरी के बीच 17 बार युद्ध हुआ था, जिसमें से पृथ्वीराज ने 16 बार गौरी को हरा दिया और हर बार उसे माफ करके छोड़ देते थे। लेकिन आखिरी युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को धोखे से हरा दिया। लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस केवल 2 ही बैटल को ऑथेंटिक मानते हैं, जो कि सरहिंद के किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुई थी। इसलिए इन्हें बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है। 1189 में मोहम्मद गौरी ने पंजाब के तबर हिंद यानी भटिंडा पर कब्जा कर लिया। ये चौहान वंश की टेरिटरी थी। इन्वेजन के बारे में पता चलते ही पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ तबर हिंद की तरफ बढ़ चलते हैं। 1191 में पृथ्वीराज की सेना और गौरी की सेना के बीच में युद्ध होता है और इसे ही फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरीके से हराया और उसे कैद कर लिया। कैद से निकलने के लिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के सामने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगा और कहा कि आइंदा से मैं भारतवर्ष पर कभी आक्रमण नहीं करूंगा। चांदबरदाई के लाख मना करने के बाद भी पृथ्वीराज ने दया भाव से मोहम्मद गौरी को जाने दिया। और यही पृथ्वीराज की सबसे बड़ी गलती थी। वे अपने क्षत्रिय धर्म और युद्ध नियम को निभाते रहे और ऐसे आक्रमणकारी को छोड़ दिए जिसके लिए युद्ध का कोई भी नियम कानून मायने नहीं रखता था। उसे बस जीतना था, चाहे जैसे भी जीते। एक दूसरी कहानी ये भी है कि मोहम्मद गौरी युद्ध में ही बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था और युद्ध भूमि में ही उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन एक टर्किश सोल्जर्स ने उसे बचा लिया और उसे लेकर गजनी भाग गया और पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा करके उसे मारा नहीं, जाने दिया। गौरी इस बार एक बहुत बड़ी फौज के साथ वापस आता है, जिसमें 1.25 लाख के करीब घुड़सवार थे और पृथ्वीराज को हराने के लिए वो एक रणनीति अपनाता है। 10,000 घुड़सवार तीरंदाजों की 4 डिवीजन बनाता है, जो चारों तरफ से पृथ्वीराज की सेना पे दूर से ही अटैक करते हैं और बाकी बची हुई सेना को वो युद्ध भूमि से दूर रखता है, जिससे पृथ्वीराज को उसके असली स्ट्रेंथ का पता ही नहीं चलता है। और शाम को जब पृथ्वीराज की सेना थक कर आराम कर रही होती है, तब अचानक से गौरी अपनी रिजर्व फोर्स के साथ पृथ्वीराज की सेना पर अटैक कर देता है, जिससे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता है और जिससे पृथ्वीराज की हार हो जाती है। पहले युद्ध का नियम था कि सूर्यास्त के बाद कभी भी युद्ध नहीं होता था, लेकिन गौरी के लिए कोई नियम, कोई कानून मायने नहीं रखता था। पृथ्वीराज की हार के पीछे जयचंद द्वारा किया गया धोखा भी था। हुआ ये था कि गौरी का मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत राजाओं को साथ आने के लिए कहा, लेकिन जयचंद, जो अब भी अपने स्वयंवर में हुए अपमान को भूले नहीं थे, वे पृथ्वीराज चौहान का साथ ना देकर गौरी के साथ जाकर मिल गए और उससे अपनी मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर दी और गौरी ने उसका फ़ायदा उठाकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। एक दूसरी कहानी ये भी है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को अपनी सेना तो दे दी, लेकिन उसमें एक चाल थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो जयचंद की सेना ने ही उल्टा पृथ्वीराज की सेना पर हमला कर दिया और उसे कमज़ोर करने के बाद जाकर गौरी की सेना से मिल गई और दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज को पूरी तरीके से हरा दिया। जयचंद अपने इस एक्ट से इतिहास में बदनाम हो जाते हैं और आज भी जब कोई अपना हमसे गद्दारी करता है तो उसे जयचंद की संज्ञा दी जाती है। जयचंद अगर यहाँ पे गौरी का साथ ना देकर पृथ्वीराज का साथ दिए होते तो आज इतिहास कुछ और होता। भारत में शायद कभी मुस्लिम शासक राज नहीं कर पाते, लेकिन अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को निभाने के लिए जयचंद ने यहाँ पे एक आक्रमणकारी का साथ दिया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को धोखे से हराने के बाद गौरी उन्हें कैद करके अपने साथ गजनी ले गया, जहाँ पृथ्वीराज बहुत सारी यातनाओं को सहने के बाद भी गौरी के सामने अपने सर झुकाने से मना कर देते हैं और इसलिए गौरी अपनी सैनिकों से कहकर गर्म सलाखों को उनकी आंखों में डलवा देता है, जिससे पृथ्वीराज अंधे हो जाते हैं। यहाँ चांदबरदाई अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान की ऐसी हालत देखकर काफ़ी दुखी होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि गौरी अपने राज्य में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित करने वाला है, तो वो एक चाल चलते हैं और गौरी से जाकर कहते हैं कि हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। तब गौरी इस बात को सुनकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसता है कि देखो अब अंधा भी तीर चलाएगा। तब चांदबरदाई ये सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे गौरी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कोई आम राजा नहीं है, वे शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। तब गौरी भी इस अद्वितीय कला को देखने के लिए राजी हो जाता है और शर्त रखता है कि अगर तुम्हारे सम्राट सही निशाना नहीं लगा पाते हैं तो उनके साथ तुम्हारी भी सर को कलम कर दिया जाएगा। तब चांदबरदाई हंसते हुए कहते हैं कि ये नौबत ही नहीं आएगी। सम्राट पृथ्वीराज की बेड़ियाँ खोल दी जाती हैं और उन्हें गौरी के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उन्हें धनुष और बाण दिया जाता है और एक एक कर 7 घंटों को बजाया जाता है। जैसे ही घंटों की आवाज़ उनके कान में पड़ती है, वे सटीक निशाना घंटों पर लगाते हैं और एक एक कर सभी घंटों को ध्वस्त कर देते हैं।
ये देखकर गौरी अचंभित हो गया और सम्राट पृथ्वीराज की इस अद्वितीय कला को देखकर इतना खो गया कि अपने तख्त पर खड़ा होकर सम्राट के लिए खुशी के मारे वाह वाह करने लगा। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। गौरी वाह वाह कर रहा था और इसी क्षण का इंतजार पृथ्वीराज चौहान और चांद बरदाई कैद खानों की दीवारों में कई महीनों से कर रहे थे। अभी गौरी की आवाज़ से पृथ्वीराज उसके दूरी का अनुमान लगा ही रहे थे कि तभी चांद बरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। ये सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने बाण छोड़ा और बाण गौरी के सीने को भेदता हुआ उसे मौत के घाट उतार दिया। अब पृथ्वीराज चौहान और चांद बरदाई उसके सैनिकों से अपमान भरी मौत से बचने के लिए एक दूसरे को खंजर मार दिए। और कुछ इस तरीके से खत्म हुई चांद बरदाई की कविता पृथ्वीराज रासो। लेकिन कई हिस्टोरियंस का ये मानना है कि अगर पृथ्वीराज और चांद बरदाई की मृत्यु एक साथ हुई थी तो कैसे चांद बरदाई ने अपनी पृथ्वीराज रासो को खत्म किया। यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि इस पूरे इवेंट को चांद बरदाई के पुत्र विटनेस कर रहे थे, उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट किया। और यही कहानी इंडिया में कई जनरेशन से फेमस है, पर ज़्यादातर हिस्टोरियंस इस कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन आपको शायद मालूम हो कि गजनी में भी एक काफिर हिंदू राजा द्वारा सुल्तान गौरी की हत्या की जाने की मान्यता काफ़ी मजबूत है। अंधार विमान अपहरण मामले में जब तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे, तब वहाँ की सरकार के तालिबान अधिकारियों ने उन्हें गौरी की मजार दिखाई थी, जिसके दरवाजे के ठीक बाहर पृथ्वीराज की समाधि थी और वहाँ पर चप्पल रखा हुआ था। जो भी गौरी की मजार को जाता था वो पहले पृथ्वीराज की समाधि को चप्पल मारता था। ये देखकर जसवंत सिंह को काफ़ी दुख हुआ, जिसका जिक्र उन्होंने भारत वापस आने पर किया। इससे ये लगता है कि पृथ्वीराज द्वारा गौरी को शब्द भेदी बाण मारने वाली कहानी सही है, जिसका बदला लेने के लिए वहाँ पर यह प्रथा आज भी चली आ रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के एक वीर सपूत हैं शेर सिंह राणा, जो अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज की समाधि से उनकी अस्थियाँ लाकर भारत में उनका एक मंदिर बनवाया है। अब कौन है ये वीर सपूत शेर सिंह राणा? अगर आपको उनके बारे में जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, उनका मैं वीडियो बना दूंगा, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इस एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। ओके, आई होप कि आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।